नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं पर्यावरण संबंधित नीतियाँ और कानून के बारे में। कि टॉपिक जो है अपने आप में काफ़ी बड़ा है, तो इसको भी हम पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे कानून आते हैं, हमारी नीतियाँ बनी थी पर्यावरण से संबंधित। तो पहले जो हम बात करने जा रहे हैं वो है पहले हम बात करने जा रहे हैं पर्यावरण से संबंधित चिंता और बातचीत का इतिहास के बारे में। ध्यान से देखते रहिएगा वीडियो को, क्योंकि इसमें बहुत सारी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे कि कहीं पे आपसे सन पूछ लेता है, कितने देश थे मेंबर और कहाँ पे ये सम्मेलन हुआ था। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न जो हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आ जाते हैं। तो आप इसको अच्छे से सुनिएगा, देख भी लीजिएगा। इसका जो PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगी। तो बहुत सारी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं आपके लिए मिल जाएंगे। काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए ये वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैश्विक स्तर पर 1972 में स्वीडन में मानव पर्यावरण पर प्रथम संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में 113 देशों के प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। स्वीडन के राष्ट्र प्रमुख ओलाफ पाल्म एवं भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी इस सम्मेलन में प्रतिभाग किया। इस सम्मेलन के उपरांत ही पर्यावरण विषय को विश्व स्तर पर विचारणीय एजेंडे के रूप में स्थायी स्थान प्राप्त हुआ तथा इसी के परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP की आधारशिला रखी गई। इस सम्मेलन के उपरांत दुनिया भर में पर्यावरण से संबंधित अनेक गोष्ठियां एवं सम्मेलन संपन्न हुए। इन सम्मेलनों में से प्रमुख थे CITES, आई रिपीट CITES, 1973 में ये हुआ था। वैश्विक संरक्षण रणनीति 1980, पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग 1983, UNCED यानी कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ये हुआ था 1992 में। वियना कॉन्वेंशन हुआ था 1985 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में और CBD 1992 एवं क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आया था। इसके बाद वैश्विक स्तर पर पर्यावरण में जो हार्ट्स हुआ, जो उसके लिए मूलतः औद्योगिक क्रांति और हरित क्रांति का जिम्मेदार माना जाता है। यानी कि जो पर्यावरण का यानी कि ग्लोबल लेवल पर जो भी पर्यावरण की जो हानि हुई थी, तो उसके लिए मूलतः किसको जिम्मेदार माना जाता है? औद्योगिक क्रांति को और हरित क्रांति को जिम्मेदार माना जाता है। औद्योगिक क्रांति और हरित क्रांति के पूर्व हमारे पर्यावरण में जो भी क्षति हुई थी वह न्यूनतम या नगण्य थी। यानी कि उससे पहले जब तक हमारी हरित क्रांति और औद्योगिक क्रांति नहीं आई थी, तो उससे पहले जो भी पर्यावरण की जो भी क्षति थी वो ना के बराबर थी। ज़्यादा पर्यावरण को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं था। लेकिन जब से औद्योगिक क्रांति और हरित क्रांति है, उसके बाद से पर्यावरण में काफ़ी हार्ट्स यानी कि उसमें कमी आने लगी। उस समय की स्थिति में लोग प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहते थे। यानी कि जब ये क्रांति नहीं आई थी, तो उस समय क्या थे, जो लोग थे वो अपने प्रकृति के साथ, अपने नेचर के साथ एडजस्टमेंट करके रहते थे और संसाधनों का वो उतना ही यूज़ करते थे जितना कि उनको ज़रूरत होती थी, जितनी उनकी आवश्यकता होती थी। तत्कालीन परिस्थिति में स्थानीय या क्षेत्रीय स्तर पर कुछ समस्याएं को छोड़कर कोई भी ऐसी गंभीर पर्यावरण समस्या नहीं थी जिसने वैश्विक स्तर पर विकराल रूप लिया हो। मानव इतिहास में औद्योगिक क्रांति और हरित क्रांति का होना दो बहुत महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक परिवर्तन थे, जिनके फलस्वरूप विश्व भर में आर्थिक संपन्नता तो आई, लेकिन साथ कई दुष्परिणाम भी सामने आए, जिन्होंने वैश्विक पर जनजीवन को प्रभावित किया और इस प्रकार पर्यावरण की गुणवत्ता में कमी महसूस की गई। इसके अतिरिक्त मानव की भौतिक लालसा में भी वृद्धि के कारण प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन प्रारंभ हुआ। इस अतिदोहन के कारण विश्व पर्यावरण में बहुत परिवर्तन हुए एवं अपूर्णीय क्षति हुई। इस प्रकार वैश्विक पर्यावरण संबंधी समस्याओं के उत्पन्न होने से वैश्विक स्तर पर पर्यावरण की गुणवत्ता में लगातार कमी आती गई।
दुनिया भर में लोगों ने वैश्विक समस्याओं और उनके दुष्प्रभावों को महसूस किया, जिसमें ओजोन परत का क्षरण, ग्रीन हाउस गैसों के सांद्रण में वृद्धि एवं प्रदूषण के दुष्प्रभावों ने विभिन्न प्रकार से जन समुदाय एवं उनकी विभिन्न दैनिक एवं दीर्घकालिक क्रियाओं को प्रभावित किया। सन 1970 के दशक की शुरुआत में ही यह काफ़ी हद तक स्पष्ट हो चुका था कि CFC ही वह कारक है जो वायुमंडल के समताप मंडल में स्थित ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी है। इस प्रकार ओजोन परत के क्षरण के कारण सूर्य की रोशनी में पराबैंगनी किरणों की मात्रा अर्थात सांद्रण में वृद्धि हुई, जिसका यह परिणाम हुआ कि त्वचा के कैंसर रोगियों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई। इन सब के दृष्टिगत विश्व स्तर पर पर्यावरण संबंधी समस्याओं पर विचार विमर्श का दौर प्रारंभ हुआ। इस दिशा में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर सम्मेलन किया जाना एक वृहद विश्व स्तरीय प्रयास था। इस सम्मेलन के कारण ही संयुक्त राष्ट्र संघ में पर्यावरण कार्यक्रम UNEP को स्थान मिला। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विश्व के विकसित राष्ट्रों से पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में सहयोग लिया जाना था, ताकि वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं का मिलजुल कर निपटारा किया जा सके। साथ ही इस कार्यक्रम ने विश्व समुदाय को एक मंच भी प्रदान किया, जहां पर वैश्विक राष्ट्र विभिन्न पर्यावरणीय समस्याओं पर विचार विमर्श कर हल ढूंढने का प्रयत्न कर सकते थे एवं सहयोग प्रदान कर सकते थे। इस प्रकार पर्यावरण कार्यक्रम के शामिल किए जाने से विश्व स्तर पर पर्यावरण कार्यक्रमों हेतु एक साझेदारी को प्रोत्साहन मिला और विकसित राष्ट्रों के सहयोग से विकासशील देशों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार किए जाने हेतु प्रयासों की शुरुआत हुई। हालांकि इन सब के बाद भी लगभग 20 वर्षों तक कोई बड़ी घटना तो नहीं हुई, तथापि इनका यह परिणाम हुआ कि संसार भर में पर्यावरण संबंधी समस्याओं जैसे तापमान वृद्धि, वैश्विक जैव विविधता ह्रास एवं ओजोन परत के क्षरण आदि पर विचार विमर्श आरंभ हुआ। इस वैश्विक जन जागरण के परिणाम स्वरूप रियो डी जेनेरियो यानी कि जो ब्राज़ील में है, वहाँ पे सन 1992 में जैव विविधता पर एक विश्व स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इसके बाद 1997 में क्योटो, जो कि जापान में है, वहाँ पे तापमान वृद्धि को कम करने हेतु क्योटो सम्मेलन संपन्न हुआ। इस प्रकार पर्यावरण संबंधी समस्याओं हेतु आगे के वर्षों में कई ऐतिहासिक घटनाएं घटित हुई, जिनका संक्षिप्त विवरण आगामी पृष्ठों में दिया गया है। तो ये देखिए, इसके बारे में पूरा इतिहास था जो हमने अभी पढ़ा। अब जो हम बात करने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संधियों के बारे में, प्रोटोकॉल्स के बारे में और घोषणाओं के बारे में। तो पहले हम पढ़ेंगे वेटलैंड्स यानी कि झीलों पर रामसर सम्मेलन। ये हुआ था 1971 में। झीलों या आर्द्र भूमि, जिसे कि हम वेटलैंड बोलते हैं, उसके संरक्षण पर 1971 में रामसर, तो रामसर कहाँ है? ये ईरान में है। तो वहाँ पे एक सम्मेलन हुआ था जिसे रामसर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। यह एक अंतर सरकारी संधि थी जिसे 2 फरवरी 1971 को अपनाया गया था और आमतौर पर आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड सम्मेलन या रामसर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इस संधि का आधिकारिक नाम द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट स्पेशली एज वाटरफॉल हैबिटाट था। यानी कि इस संधि का जो आधिकारिक नाम था द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस स्पेशली एज वाटर फ्लो हैबिटाट। ओके, ये इसका क्या था? ऑफिशियली नाम था। हालांकि समय के साथ वेटलैंड के जैव विविधता संरक्षण एवं मानव समुदाय की खुशहाली में महत्व को समझते हुए इसे परितंत्र के रूप में मान्यता दी गई तथा इस हेतु संधि की कार्य परिधि में विस्तार की आवश्यकता को समझते हुए इसमें वेटलैंड संरक्षण और इसके बुद्धिसम्मत उपयोग के सभी पहलुओं को शामिल किया गया। संधि को 1975 में लागू किया गया था और जनवरी 2013 तक दुनिया के सभी भागों से इसमें 163 सदस्य देश शामिल हो गए थे।
रामसर कन्वेंशन के मिशन को 1999 में विश्व के सदस्य देशों द्वारा अपनाया गया और सन 2002 में इसमें आवश्यक सुधार किया गया और इस प्रकार से इस मस्त विश्व में सतत विकास के उद्देश्य को हासिल करने हेतु स्थानीय व राष्ट्रीय कार्यकलापों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सभी वेटलैंड के संरक्षण और बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग इस संधि का मुख्य उद्देश्य हो गया। जनवरी 2013 तक 2060 से अधिक आर्द्र भूमि क्षेत्र यानी कि वेटलैंड साइट्स रामसर सूची में शामिल कर लिए गए थे, जिनका कुल क्षेत्रफल 197 मिलियन हेक्टेयर था। अब हम जो बात करेंगे मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1972 में। संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली ने सन 1972 में 5 से 16 जून तक मानव पर्यावरण पर प्रथम सम्मेलन का आयोजन किया। यह सम्मेलन स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में आयोजित की गई थी। इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य मानव पर्यावरण के संवर्धन एवं संरक्षण हेतु आम दृष्टिकोण और सामान्य सिद्धांतों का विकास किया जाना था। इस घोषणा ने विश्व के लोगों को पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रेरित करने का काम किया और एक मार्गदर्शन हेतु कुछ सामान्य सिद्धांतों को जन्म दिया। सम्मेलन के महासचिव मॉरिंग स्ट्रॉन्ग के नेतृत्व में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो जो ये हमारा सम्मेलन हुआ था, इसकी जो मुख्य बातें क्या थी तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। पहला है पर्यावरण कार्यक्रम के लिए संस्थागत और वित्तीय व्यवस्था पर संकल्प। दूसरा है मानव पर्यावरण के संरक्षण और वृद्धि के लिए 26 यानी कि 26 मार्गदर्शक सिद्धांतों की घोषणा की गई थी। 109 सिफारिशों के साथ एक कार्य योजना तैयार करना। यह तय किया गया कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मान्यता प्रदान की गई और इस प्रकार संपूर्ण विश्व में 5 जून के दिन प्रतिवर्ष पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इसके अतिरिक्त वायुमंडल में किए जाने वाले परमाणु परीक्षणों की भी निंदा की गई ताकि भविष्य में उनकी रोकथाम हो तथा उन देशों या राज्यों को हतोत्साहित करने का संकल्प निकाला गया जिनका परमाणु हथियारों के परीक्षणों को पूरा करने की मंशा थी, क्योंकि इससे वैश्विक वातावरण में प्रदूषण बढ़ सकता था। ये था हमारा मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1972। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो है लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन यानी कि CITES 1973। साइट्स अर्थात कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा को वाशिंगटन समझौते के नाम से भी जाना जाता है। यह IUCN के उस प्रस्ताव का परिणाम था जो सन 1963 में एक संगोष्ठी में पारित किया गया था। जो ये सम्मेलन था इसमें 1973 में सहमति बनी थी और यह 1 जुलाई 1975 में अस्तित्व में आया था। सम्मेलन में इस बात की आवश्यकता में जोर दिया गया था कि ऐसी प्रजातियों को चिन्हित किया जाए जो व्यापार के कारण खतरे में पड़ गई है या भविष्य में जिनको व्यापार के कारण खतरा हो सकता है। ऐसी प्रजातियों की सूची को परिशिष्ट 1 में रखा गया है। ऐसी प्रजातियों की सूची को परिशिष्ट 2 में रखा गया है जिन्हें तब खतरे की संभावना हो जबकि उनके व्यापार को नियंत्रित ना किया जाए। परिशिष्ट 1 में रखी गई प्रजातियों का व्यापार प्रतिबंध है। उदाहरण स्वरूप बाघ यानी कि पैंथरा टाइगर्स, व्हेल यानी कि बेलेनोपटेरा मस्कुलस, डॉल्फिन डेल्फिनस डेल्फिस, एशियाई हाथी यानी कि एलिफस मैक्सिमस इत्यादि। परिशिष्ट 2 में शामिल प्रजातियों का व्यापार हालांकि प्रतिबंधित नहीं होता है, तथापि इसका कठोरता से नियंत्रण किया जाता है। बात करेंगे वैश्विक संरक्षण रणनीति की यानी कि WCS 1980 में आया था। वैश्विक संरक्षण नीति प्रकृति के संरक्षण हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम एवं विश्व वन्यजीव निधि और प्रकृति संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय संघ का साझा विचार था। इसमें IUCN ने आधारभूत विषय एवं संरचना के विकास में योगदान दिया और साथ ही इसके लिए वित्तीय सहायता प्रदान की। WCS का उद्देश्य जीवित संसाधनों के संरक्षण के माध्यम से सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट
डेवलपमेंट की उपलब्धि को आगे बढ़ाने में सहायता करना था। इस प्रकार इस नीति के प्रमुख उद्देश्य निम्न प्रकार थे: मानव अस्तित्व एवं सतत विकास में जीवित संसाधनों के संरक्षण के योगदान की व्याख्या करना, प्राथमिक संरक्षण मुद्दों और उनसे निपटने के लिए मुख्य आवश्यकताओं की पहचान करना, उक्त नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रभावी सुझावों का प्रस्ताव। बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग यानी कि WCED 1983। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1983 में पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग की स्थापना की थी। इस आयोग के अध्यक्ष नॉर्वे के प्रधानमंत्री श्री GH ब्रुंडलैंड थे। आयोग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य परिवर्तन के लिए वैश्विक एजेंडा यानी कि ग्लोबल एजेंडा फॉर चेंज तैयार करना था। आयोग ने सर्वसम्मति से 3 उद्देश्यों का प्रतिपादन किया। ये उद्देश्य थे: पर्यावरण और विकास के महत्वपूर्ण मुद्दों का पुनः परीक्षण किया जाना और उनसे निपटने के लिए यथार्थवादी प्रस्ताव तैयार किया जाना। इन मुद्दों पर नए रूप से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रस्ताव जो आवश्यक परिवर्तन की दिशा में नीतियों और घटनाओं को प्रभावित करेगा, और व्यक्तियों, स्वैच्छिक संगठनों, व्यवसायों, संस्थानों और सरकारों में कार्रवाई की समझ और प्रतिबद्धता के स्तर को बढ़ाना। सम्मेलन के अध्यक्ष ब्रुंडलैंड ने 1987 में आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसे अब ब्रुंडलैंड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इस रिपोर्ट का शीर्षक आर कॉमन फ्यूचर था। सम्मेलन के अध्यक्ष ब्रुंडलैंड ने 1987 में आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसे अब ब्रुंडलैंड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इस रिपोर्ट का शीर्षक आर कॉमन फ्यूचर था। इस आयोग में विश्व के 20 देशों के प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया था। इस प्रकार आयोग में विश्व के विभिन्न देशों का शामिल होना आयोग की बड़ी सामर्थ्य थी, और जिसके परिणाम स्वरूप यह आयोग पर्यावरण संबंधी महत्वपूर्ण वैश्विक समस्याओं को चिन्हित करने में सक्षम हो सका। आयोग ने विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की, जिनमें जनसंख्या, ऊर्जा, उद्योग, कृषि, शहरीकरण, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, वैश्विक पर्यावरण निगरानी, जैव विविधता, शांति और सुरक्षा आदि शामिल थे। लगभग 4 वर्षों के पश्चात 27 अप्रैल 1987 को लंदन के क्वीन एलिजाबेथ II सम्मेलन में केंद्र में ब्रुंडलैंड रिपोर्ट का आधिकारिक रूप से आर कॉमन फ्यूचर के नाम से विमोचन किया गया तथा 19 अक्टूबर 1987 को इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा को सौंप दिया गया। आयोग के सबसे महत्वपूर्ण देन के रूप में सतत विकास को परिभाषित किया जाना था। बोरोवी 2013 के अनुसार आयोग ने सतत विकास को इस प्रकार से परिभाषित किया: ऐसा विकास जो भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता के साथ समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करता है, सतत विकास कहलाता है। द डेवलपमेंट विच सीक्स टू मीट द नीड्स एंड एस्पिरेंट्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट compromising the ability to meet those of the future is known as sustainable development। रिपोर्ट और इसकी संस्तुतियों ने बहुत सी स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक पहलुओं को उजागर किया और विकास संबंधी सोच में मौलिक रूपांतरण किया। इसके अतिरिक्त इसके कारण ही संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में पर्यावरण एवं विकास केंद्रीय मुद्दे के रूप में शामिल हो सके। इसका ही एक अन्य परिणाम यह था कि 1992 में रियो डी जेनेरियो यानी कि ब्राज़ील में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ, और जिसमें एजेंडा 21 के रूप में पर्यावरण एवं विकास की एक विस्तृत कार्य योजना को जन्म दिया। तो ये काफ़ी अपने आप में काफ़ी बड़ा हो गया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, इसको हम यहीं पे फिनिश करते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पढ़ेंगे। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।